हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। आज हम लोग महासंग्राम वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और ये थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम और लगभग आपके बोर्ड एग्जाम के सभी थ्योरम को कंप्लीट एक वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं। यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अमृत है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पर कि थेल्स थ्योरम से हम लोग शुरुआत करेंगे। यह क्वेश्चन 2018-19 में पूछा गया है और ना जाने कितनी बार पूछा जाएगा। आपको ये थ्योरम आपको थेल्स प्रमेय के विलोम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अब आपको समझाते ये थ्योरम क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा BC ले BC के समांतर एक रेखा DE खींचा जाए तो वो रेखा क्या करेगा, वो जो बचे हुए दो भुजा है उसको समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी AD और DB का जो रेशियो निकलेगा वही रेशियो बराबर होगा किसका, AE और आपका EC का। ये आपको साबित करना है, ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही आसानी से हम कराएंगे। आप बेहतर ढंग से वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिखना है कि क्या दिया गया है। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए कि दिया गया है। आखिर क्या दिया गया है आप पता कीजिए कि दिया गया एक त्रिभुज है आपके पास। दिया गया क्या है आपके पास, एक त्रिभुज है। देखिए ध्यान से कि त्रिभुज ABC में BC, जो त्रिभुज ABC में जो ये रेखा BC आपको नजर आ रहा है वो BC समांतर है किसके, DE का। ये आपको दिया गया है, बिल्कुल ये आपको दिया गया है। तो अब आपको क्या लिखना है कि सिद्ध क्या करना है वो लिख देना है। आपको सिद्ध क्या करना है वो लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध आखिर आपको क्या करना है, लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करना है यानी AD बटे DB बराबर आपका AE बटे EC, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को कुछ रचनाएं करनी होगी। चलते हैं उस रचना करने की ओर। तो देखिए ध्यान से कि क्या होगा आपका रचना में, कि रचना में हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु D से हम क्या करेंगे, बिंदु D से इस रेखा, इस भुजा AC पर एक लंब डालेंगे। एक लंब डाल दिए हम, उस लंब का नाम हम लोग रख देते हैं, बिल्कुल इसका नाम रख दिए हम M। इसका नाम क्या रख दिया हम, M। चलते हैं हम लोग फिर आगे कि यदि हम इस शीर्ष से इस भुजा पर यानी भुजा AB पर एक लंब डाले तो इस लंब का नाम फिर हम लोग रख देंगे, बिल्कुल वही नाम रख देंगे। इसका रखे M तो इसका रख देंगे N, बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि इसको B को E से मिलाया, B को E से मिला दिया और C को D से मिला दिया, बिल्कुल C को D से इस तरीके से मिला दिया हम लोग। चलिए इस तरीके से मिला दिया इसको। अब इसको मिलाने पर हम लोग ये रचना किए। इस बात को हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं हम लोग फटाफट इसको कि रचना से हम लोग क्या क्या किए। रचना हम लोग क्या किए, रचना किए कि हम लोग कि सबसे पहले DM हम लोग क्या किए, DM परपेंडिकुलर यानी लंब डाले किस पर, AC पर लिख दीजिए, AC पर। तथा EN लंब डाले किस पर, AB पर। एवं B को E से तथा C को D से मिलाया गया, C को D से मिलाया गया। मिलाया गया है, ये हम लोग रचना से किए। अब इस बात को हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, इसको अच्छे से अरेंज कर करके हम लोग यहाँ पे लेकर के आ जाते हैं, इसको बिल्कुल यहाँ पे लेकर के आ गए।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं प्रमाण में चलेंगे, सबूत यानी साक्ष्य की ओर चलेंगे। प्रमाण में क्या लिखेंगे कि प्रमाण में हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप बोलिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बी इंटू एच। यह आपको मालूम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बी इंटू एच यानी आधार इंटू शीर्ष लंब। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एडी चाहिए। एडी यानी एडी लेने के लिए आपको त्रिभुज आपका एडीई मान लीजिए आप। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, बिल्कुल। अब इसी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे हम। हमको चाहिए बीडी, बिल्कुल बीडी चाहिए। और बीडी कैसे निकलेगा, त्रिभुज बीडी, देखिए त्रिभुज बीडीई के मदद से, ये त्रिभुज आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, ये त्रिभुज के मदद से हम लोगों को बीडी मिल जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। चलिए, ये लिख देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये लिख देने के बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और बेहतर ढंग से इसको कर लेंगे। तो देखिए त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल के लिए हम लोग 1/2 लिखेंगे, 1/2 बी इंटू एच। इसका त्रिभुज एडी में बेस किसको मानेंगे कि बेस हमको एडी चाहिए, तो बेस अगर हमको चाहिए, अगर ये आपका है क्या, ये आपका ए डी और ये आपका ई है। अगर आपको ए डी मतलब कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका ए डी है, ए डी अगर चाहिए आपको तो बेस इसको मानना पड़ेगा। और हाइट हम लोग किसको मानेंगे, देखिए हाइट हम लोग मानेंगे ई एन को, ई एन को हाइट मानेंगे। तो बेस हम लोग मान लिए किसको, ए डी को, ए डी को, और हाइट किसको मान लिए, ई एन को। बिल्कुल सर, ये हो चुका है, ई एन को हम लोग हाइट मतलब कि हाइट मान लिए। अब उसी तरीके से त्रिभुज बी डी ई में आ जाइए। त्रिभुज बी डी ई में देखिए बेस किसको मानेंगे, बेस हम लोग मानेंगे त्रिभुज बी डी ई में, बेस हम लोग मानेंगे किसको, बिल्कुल बी डी को बेस मानेंगे। तो त्रिभुज ये कैसा हुआ बनता हुआ नजर आएगा आपको, बिल्कुल ये त्रिभुज आपको किस तरीके का बनता हुआ नजर आएगा, इस तरीके का त्रिभुज आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। ये आपका बी, या ये आपका डी है, ये आपका डी है और ये आपका बी है, बिल्कुल। अब देखिए इसका हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरीके से इसका हाइट निकालते हैं। आप जानते हैं कि कोई त्रिभुज अगर इस तरीके का होता है तो यहाँ से डायरेक्ट हम हाइट निकाल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में बिल्कुल हाइट ये हो गया आपका। तो कभी आपका त्रिभुज आपको देखिएगा इस तरीके से नज़र आता होगा, आपका ये जो अधिक कोण त्रिभुज बना है, ये अधिक कोण त्रिभुज में देखिएगा, इसका हाइट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बेस को आगे बढ़ाना पड़ता है और वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, उस तरीके से मेरा हाइट निकल जाता है। तो इस केस में हम लोग हाइट इसका कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो त्रिभुज आपका बी डी ई में हाइट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ई एन हो जाएगा, ई एन हाइट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि 1/2 इंटू आपका बी डी यानी डी बी जो लिखना है आपको, और इंटू ई एन। आप आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमको ई एन से ई एन कैंसिल करना है, तो त्रिभुज बी डी ई में ई एन ही हाइट लेना होगा आपको, और ये वास्तव में होता भी है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देंगे इसको, 1/2 कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आ गया, तो आपका ये आ गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका, ए डी बटे डी बी, और ई एन भी कैंसिल हो गया, बिल्कुल ई एन भी कैंसिल हो गया। तो ए डी बटे डी वी आ गया। अब इसको आप समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, समीकरण नंबर 1 इसको रहने दीजिए। अब उसके बाद इसको भी हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कर लेंगे तो स्पेस बचेगा, तो हम लोग को दूसरे स्लाइड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ से समीकरण नंबर इसको 1 कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी तरीके से फिर त्रिभुज ए डी ई को एक बार लेंगे और इस बार बेस मानेंगे ई को, तो हाइट ले लेंगे डी एम, और एक त्रिभुज मेरा ले लेंगे किसको, सी डी ई को, तो फिर मेरा बेस आपका ये आ जाएगा इस तरीके से। तो हम लोग इसी प्रकार से लिख देंगे इस यहाँ पे, इसी प्रकार से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल
बटे त्रिभुज। अब हम लोग त्रिभुज AD ले लिए। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से AE मिल जाएगा त्रिभुज AD लिए, तो अब हमको EC चाहिए। EC लेने के लिए हमको त्रिभुज ये बनाना होगा। त्रिभुज आपको लेना होगा क्या, DEC लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज DEC ले लेते हैं हम लोग। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 बी 1/2 बी इंटू एच होता है। तो बी हम लोग क्या ले लेंगे, AE ले लेंगे। AE बिल्कुल सर, AE ले लेंगे। और H क्या लेंगे हम लोग, ये DM। तो DM ले लिए, DM ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से त्रिभुज DEC में आ जाइए। DEC में आप बेस किसको मान रहे हैं, बेस किसको मान रहे हैं, EC को। तो बेस आप 1/2 बेस यानी B इंटू एच, EC आपको बेस मान लिए। तो हाइट आपको क्या मानना होगा, हाइट आपको यहाँ पे मानना होगा DM मानना होगा। और ये आप याद रखिएगा कि DM से DM को कैंसिल करना है, इसलिए आप हाइट DM रखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे DM हो गया, तो DM से DM कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या, बचा आपका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल जो आपका आया वो त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल का अनुपात कितना निकल गया आपका, निकल गया AE बटे EC। AE बटे EC, ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका, समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ से आपका लगभग थ्योरम हो चुका है प्रूफ, लेकिन आपको 1-2 लाइन और लिखना होगा। यानी इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे अरेंज कर लेंगे तो स्पेस बचेगा मेरा। तो इसी तरीके से हम लोग ये चीज़ यहाँ तक कर लिए। अब देखिए ध्यान से क्या होगा कि आप देखिए कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बिल्कुल है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और यहाँ पे DEC का। अगर दोनों जगह DEC हो जाए या दोनों जगह BED हो जाए तो बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि LHS बराबर, तो RHS बराबर हो जाएगा और मेरा ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों त्रिभुज, यहाँ पे आपको DEC या फिर BDE नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आप क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच में, जब दो समांतर रेखाओं के बीच में और एक ही आधार पर स्थित हो, मतलब एक ही आधार पर दो त्रिभुज स्थित हो। इसी तरीके से देखिए, एक ये आधार है, आधार BC लेकर के हम एक पहला त्रिभुज बनाए, फिर इसी BC आधार को लेकर के एक त्रिभुज और बनाएंगे। तो बिल्कुल बनाए। ये जो दोनों त्रिभुज बना है, दोनों एक ही आधार पर है और दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच यानी समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम दोनों का क्षेत्रफल बराबर, मतलब कि ये थ्योरम है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम लोग वही बात को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यूज़ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे लिखने का क्या तरीका है कि लिखेंगे कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज किसका, DEC का क्षेत्रफल के। ये दोनों बराबर हो जाएगा और इसी बात का हम लोग यूज करेंगे अब यहाँ पे। तो हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे हम लोग, इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। समीकरण नंबर 3 दे दिए इसको। अब हम लोग लिखेंगे कि, अब हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज BDE को चाहिए रिप्लेस कर दीजिए DEC से, या फिर DEC को रिप्लेस कर दीजिए BD से। तो समीकरण अगर हम लोग लिखेंगे, समीकरण 2 से अगर हम लोग लिख सकते हैं, अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर,
अच्छा, इसको यहीं से लिख सकते हैं हम ऐसे, देखिए ध्यान से, कैसे, यहाँ पे, यहाँ से इसको हम ऐसे यहाँ से लेकर के आ जाते हैं, यहाँ से हम इसको लेकर के आ गए, यहाँ से हम इसको लेकर के आ गए। अब देखिए हम DEC, ये जो DEC और BDE बराबर है, तो हम इस DEC को हटा करके, हम इस DEC को हटा देते हैं। तो हम इस DEC को हटा सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल हटा देते हैं, और इसके बदले में हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, लिख सकते हैं BDE का क्षेत्रफल, और ये समीकरण नंबर कितना हो गया मेरा, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण नंबर 4 देखिए, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 1 दोनों देखिए, ADE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, तो ये LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और 4 से, 4 से क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली लिख देंगे कि AD बटे DV बराबर हो गया AE बटे EC का, और यही आपको प्रूफ करना था। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड, यानी इति सीधम लिख दीजिएगा। तो ये आपका प्रूव्ड, या मतलब कि हो चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कोई बड़ा मतलब कि दिक्कत नहीं था, बस आपको ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे हम लोग, मतलब कि इसके विलोम में। और चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए थेस प्रमेय का विलोम, ये लगभग ये आपके हर एक साल बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि आपको हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस थ्योरम में क्या कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह तीसरी भुजा के समांतर होगी। देखिए थेल्स थ्योरम में क्या था कि थेल्स थ्योरम में था कि दो भुजाओं, मतलब कि ये जो थेल्स थ्योरम में क्या था, एक त्रिभुज था, उस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, तो क्या करता है वो त्रिभुज के दो जो मतलब कि अन्य दो भुजाएं हैं वो उसको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको बोलता है कि कोई एक रेखा है, यदि वो त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो साबित कीजिए कि वो जो रेखा जो है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी यहाँ पे आपको समांतर प्रूफ करना है, यानी आपको प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल टू BC, बस ये आपको प्रूफ करना था। इसलिए ये विलोम है, और थेल्स थ्योरम में ये दिया हुआ रहता है, आपको प्रूफ करना पड़ता है AD बटे DB बराबर AE बटे EC प्रूफ करना पड़ता है उसमें। तो ये आपको थेल्स थ्योरम में आपको प्रूफ करना पड़ता है, तो उसके विलोम में इसको प्रूफ करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग विलोम को प्रूफ कर रहे हैं, तो विलोम में देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है, हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि दिया गया क्या क्या है। तो आप लिख दीजिए कि दिया गया है, आपको दिया गया है क्या, दिया गया है कि त्रिभुज ABC में देखिए ABC में यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी समान अनुपात में वो विभाजित करती है, तो त्रिभुज ABC में आपको दिया गया है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC आपको दे दिया गया है। यानी ये आपको दे दिया गया है, ये क्वेश्चन में आपका है। आपको प्रूफ करना है कि तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी प्रूफ क्या करना है आपको, अब आपको लिखना है कि सिद्ध क्या करना है, लिखिए कि सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखिए कि सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि सर DE पैरेलल टू, यानी समांतर है किसका, BC का, ये आपको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको कुछ क्या चाहिए, रचना चाहिए, तो आपको रचना करना होगा। तो रचना करेंगे हम लोग, तो चलिए रचना करते हैं, ज़्यादा रचना नहीं है, तो रचना क्या करेंगे हम लोग इसका, तो देखिए थोड़ा सा रचना करेंगे कि हम लोगों को मालूम है कि ये उसका समांतर है, लेकिन आपको मानना है कि ये समांतर नहीं है। इस तरीके से मान लेते हैं, ये वाला आप यहाँ पे ले लिए, ये वाला रेखा थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, इसका कलर
आपको विजिबल नहीं होगा फिर। तो चलिए हम लोग वाइट कलर में ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हम लोग रचना कर दिए। मान लेते हैं ये आपका जो रचना किए हम लोग, ये इसका नामकरण कर लेते हैं हम लोग। ये जो आप रचना किए ये आपका ई हो गया, ये आपका आपका इसको एम मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए, एम, इसको एम मान लीजिए। देखिए हम लोग पहले चैप्टर में ये चीज़ प्रूफ की है कि आपको प्रूफ करने के लिए बोलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करे। तो आप क्या करते हैं उसमें, आप मानते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है और उसको मतलब कि सॉल्व करते करते ये चीज़ दिखा देते हैं कि ये चीज़ गलत है, तो फिर अपने आप वो प्रूफ हो जाता है कि वो आपका अपरिमेय संख्या। तो यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि डी एम जो है ये इसके BC के समांतर है, लेकिन वो DM और DE दोनों बराबर हो जाएगा। तो फिर मेरा चीज़ ये क्या हो जाएगा कि ये विरोधाभास हो जाएगा और हम लोग प्रूफ कर चुके होंगे कि DE पैरेलल टू BC। तो हम लोग वही चीज़ लिखेंगे रचना से कि माना BC माना DE समांतर नहीं है, ये नहीं है का चिन्ह है, समांतर नहीं है किसका, BC का। तो इसलिए DM पैरेलल टू BC हम लोग इसलिए DM पैरेलल टू BC माना, BC लिया गया लिख दीजिए, लिया गया, ये आपको लिया गया, ये चीज़ आप लिख दिए। और इसी चीज़ को आपको लिखने के बाद आपको इसको यहाँ पे हम अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड में स्पेस भी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख लिए। इसको लिखने के बाद देखिए ध्यान से, आपका प्रूफ लगभग होने जा रहा है। अब इसमें कुछ ज़्यादा यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। तो ये जो हम लोग लिख लिए यहाँ पे, तो हम लोग चलेंगे प्रमाण में। प्रमाण में क्या लिखेंगे कि प्रमाण में हम लोग लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे ये DM पैरेलल टू BC। अगर DM पैरेलल है BC का तो थेल्स थ्योरम से, तो थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, आपका थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, अगर DM पैरेलल है तो सबसे पहली बात DM पैरेलल है किसका, BC का। तो आपका थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बटे DB, बिल्कुल सर, AD बटे DB वो बराबर क्या हो जाएगा, आप तो पैरेलल इसको माने हैं DM को, तो AM बटे MC हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे कि AM बटे MC लिख दिए। अब आपको ये चीज़ लिखने के बाद आप देखिएगा कि इसको समीकरण नंबर, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 करना होगा, और ये समीकरण नंबर 1 है मेरा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा कि समीकरण 1 और 2 से क्या कीजिए, देखिए ध्यान से कि समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखने पर क्या पता चलता है, समीकरण 1 और 2 से देखिए 1 और 2 से क्या है, AD बटे DB। तो ये LHS बराबर है, तो AE बटे EC और AM बटे MC भी बराबर हो जाएगा। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण में हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि AE बटे EC बराबर हो जाएगा किसका, AM बटे MC का। देखिए इसी चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आगे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए ध्यान से, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसी चीज़ को कि लिखेंगे AE बटे EC +1 बराबर AM बटे MC, इधर भी +1 करेंगे। देखिए ये +1 क्यों कर रहे हैं, आपको बस 2 मिनट में आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। देखिए ये +1 करने का फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपको ये आपका DM बटे क्या हो जाएगा, ये DM और DE बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वही चीज़ करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करने जाएंगे कि AE, तो यहाँ पे हम लोग LCM लेंगे तो इसका EC हो जाएगा, EC बिल्कुल ये AE हो गया ऊपर में, और इस ये 1 है तो ये 1 डायरेक्ट EC से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो EC हो जाएगा, बिल्कुल ये चीज़ हो गया, यहाँ पे बराबर आ जाएगा। और MC LCM में लेंगे तो MC आ गया, तो MC
कट गया, एम सी कट गया तो ए एम बचा, बिल्कुल सर। और ये 1 है तो एम सी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, एम सी हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, अब आप बता पाएंगे कि ए ई प्लस ई सी, ए ई यहाँ से आपका देखिए ए ई प्लस ई सी डायरेक्ट ए सी होता है। ए ई या यहाँ से ए से ई तक और ई से सी तक ये पूरी रेखा ए सी है, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि ए सी, और यहाँ पे ई सी के साथ कुछ छेड़खानी मत कीजिए, ई सी ही लिखिए। बिल्कुल सर, हम यहाँ पे ई सी ही लिख रहे हैं। यहाँ पे ई सी कैसे हो गया, बिल्कुल ई सी लिख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ए एम, देखिए आप ए एम बटे क्या है एम सी, तो ये भी रेखा आपका ए सी ही है, ए सी ही है, बिल्कुल सर ए सी है। और यहाँ पे एम सी आ गया, आपका एम सी आ गया। तो अब आपका क्या हो गया, ये आप ए सी बटे ये आपका ए सी सेम टू सेम आ गया, तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये 1/EC आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1/MC आ जाएगा, 1/MC आ गया। अब आप इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम करने पर इसको पलट दीजिए, तो आप बोलिएगा सर EC बटे MC, EC बटे MC आ गया आपका। यानी ये जो EC है और ये MC, ये दोनों चीज़ बराबर हो सकता है, ये संभव है? आप ही बताइए कि E यहाँ है और C यहाँ पे है, तो EC का जो डिस्टेंस है वो MC के डिस्टेंस के बराबर है। यह तो एक विरोधाभास है, यानी ये M पॉइंट एक्चुअली में ई के पास ही है, इसलिए हम बोल देंगे कि ये DM ना होकर कि ये DE पैरेलल है BC का। तो ये चीज़ संभव नहीं है, लिख देंगे यहाँ पे यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। और ये चीज़ गलत साबित हो गया, विरोधाभास है, हम लोग का मान्यता गलत हो गया, विरोधाभास है। अतः DE पैरेलल टू BC, यह आपका प्रूफ आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से आपको ये प्रूफ आपको करना था। ये थेल्स थ्योरम का विलोम बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको क्या हो गया कि जैसे हम लोग मानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको सिद्ध करना है तो हम लोग पहले उसको परिमेय संख्या मानते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे किए कि हमको सिद्ध करना है कि DE पैरेलल BC है, लेकिन हम उसको नहीं माने कि वो पैरेलल नहीं है, मान लेते हैं नहीं है, तो पैरेलल एक नया चीज़ मान लिए, DM पैरेलल टू BC। उसी चीज़ को पैरेलल करते करते क्या हो गया कि EC और MC बराबर हो गया। देखिए EC और MC तभी बराबर होगा जब ये M पॉइंट E पॉइंट के एकदम सम्मुख, एकदम मतलब कि M पॉइंट और E पॉइंट एक ही जगह पर स्थित हो, एक ही जगह पर स्थित होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है। इसलिए यह विरोधाभास हो गया और ये DE पैरेलल टू BC मेरा प्रूफ हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पर। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि देखिए ये थ्योरम आपको बहुत ही पाइथागोरस थ्योरम जो है ये आपका ज़बरदस्त थ्योरम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए ध्यान से, दो त्रिभुज है मेरे पास, यदि दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये वाला संगत कोण इसके बराबर हो और इस त्रिभुज का ये वाला संगत कोण इसके बराबर हो, तो सपोज मान लेते ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, बिल्कुल सर। और ये अगर 40 डिग्री हुआ तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर ही होगा। जब ये एंगल बराबर होगा तो किसी त्रिभुज का जब तीनों एंगल बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपका समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो आपका ए समरूपता से, यानी किसी भी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर है तो आप ये आंख बंद करके मान लीजिए कि वो त्रिभुज समरूप है। ये चीज़ का हम लोग करेंगे इस थ्योरम में। चलिए हम लोग इस थ्योरम को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए कि एक समकोण त्रिभुज है आपके पास, ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, बिल्कुल। यहाँ पे एक जो कर्ण है आपका, ये कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। यानी आप कितनी बार इसको यूज़ तो बहुत बार किए होंगे, लेकिन प्रूफ आप क्लास 10th में इसको करते हैं। AB² + BC² आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है, तो आप बताइए कि क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया आपके पास है कि दिया गया है, लिखिए सबसे पहले कि त्रिभुज ABC में
एंगल बी, जो आपका एंगल बी है वो बराबर 90 डिग्री दिया गया है आपको। बिल्कुल सर 90 डिग्री दिया गया है। तो आपको क्या सिद्ध करना है वो लिख दीजिए कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको क्या। तो आप बोलिएगा कि सर सिद्ध करना हमको है कि AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यह आपको सिद्ध करना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ इसको सिद्ध करने के लिए आपको हल्का सा रचना करना पड़ेगा। उस रचना को करते हैं हम लोग थोड़ी देर में। देखिए रचना क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए ये रचना आपको यहाँ से देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रचना करेंगे। इस बी से हम लोग एक लंब डालेंगे किस पर, AC पर, और इस लंब का नाम भी कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं D कर देते हैं, BD। यानी BD एक लंब डाले किस पर, AC पर। ये रचना हम लोग कर दिए। तो रचना क्या किए हम लोग, लिखेंगे कि BD परपेंडिकुलर यानी लंब डाले, लंब का चिन्ह है, और AC पर डाला गया, लिख दीजिए डाला गया। तो ठीक है, यहाँ पे डाला गया लिख दिए। अब हम लोग चलते हैं इसको सिद्ध करने की ओर। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अरेंज कर लिया इसको। अब देखिए ध्यान से कि अब आपको प्रमाण की ओर जाना है। प्रमाण क्या है, ध्यान से देखिए। प्रमाण हम अभी आपको बताया कि प्रमाण में जाना है आपको। चलिए प्रमाण में चलते हैं। तो देखिए प्रमाण में क्या है कि ये त्रिभुज आपका त्रिभुज ABC, ध्यान से देखिए त्रिभुज ABC में और अंदर दो त्रिभुज बना है आपका। कौन सा त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज आपका ABD, बिल्कुल एक त्रिभुज बना है, और एक त्रिभुज आपका BDC बना है। तो आपको देखना होगा कि हम लोग यदि त्रिभुज ABC का कंपैरिजन करते हैं ABD के साथ, तो देखिए यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये 90 डिग्री होगा बिल्कुल, यानी ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे। तो आप देखिए कि या इस त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC मेरा बना है इस तरीके से, त्रिभुज ABC बना है, ABC 90 डिग्री है। तो आप देखिएगा कि त्रिभुज आपका ABD में भी 90 डिग्री है। तो दो कोण तो दोनों का बराबर हो गया। और त्रिभुज ABC में भी कोण A है और त्रिभुज ABD में भी कोण A है, यानी दो कोण आपका सिमिलर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से हम समझा देंगे आपको। देखिए ध्यान से कैसे कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में यहाँ पे आप लिख लीजिए। ABC में क्या होगा कि कोण A बराबर कोण A, दोनों जगह है ओवेनिस्ट, आप लिख लीजिए ओवेनिस्ट। और फिर आप क्या लिखिएगा कि कोण B इसका समकोण है और कोण D उसका समकोण है। तो आप लिख दीजिएगा कि कोण D, ये त्रिभुज किसका ABD में D समकोण है, तो D कोण D आपका, और यहाँ पे कोण क्या हो गया आपका B। बिल्कुल सर, ये आपका ये आपका क्या हो गया, समकोण है, समकोण है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, आप बोलिएगा कि सर AA समरूपता से, AA समरूपता से त्रिभुज आपका त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ABC का। और जब ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा तो समरूप त्रिभुज का क्या होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो दोनों त्रिभुज को एक बार हम त्रिभुज ABC को बना लिए। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC यहाँ पे मेरा बन गया है, बना हुआ है त्रिभुज ABC। इसी तरीके से हम त्रिभुज को फिर ये जब दोनों समकोण त्रिभुज है तो इसका समकोण B है तो इसका समकोण D है, बिल्कुल सर। और दोनों में ओवेनिस्ट A है तो A लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए त्रिभुज आप ABD लिए थे तो A बन गया यहाँ पे, D है यहाँ पे तो B आपको यहाँ पे लिखना होगा बचा हुआ एंगल। तो ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए आपको प्रूफ करना है तो आपको चाहिए हमेशा
ए बी चाहिए, या चाहिए बी सी, या चाहिए ए सी। आपको बी डी नहीं चाहिए, तो बी डी को कैंसिल कर दीजिए। बी डी यहाँ पे है, यहाँ पे कैंसिल हो गया। ये जो यहाँ पे कैंसिल हुआ तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा संगत का, संगत से मतलब कि संगत खराब है उसका। तो चलिए यहाँ पे कैंसिल कर दिए हम लोग। अब बचा हुआ क्या है कि समरूप त्रिभुज का हम लोग क्या लेंगे, ए डी बटे ए बी लेंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे ए डी बटे ए बी। तो सर ए डी बटे ए बी ले लिए, यानी ए डी और ए बी हो गया है आपका, हो गया। तो अब बचा हुआ क्या है आपका, ए बी और ए सी बचा हुआ है। तो फिर बराबर क्या हो जाएगा, वो ए बी बटे ए सी। बिल्कुल ए सी हो गया, ये भी हो गया आपका, बिल्कुल हो गया। तो आप क्या कीजिए, ये क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए डी इंटू ए सी। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको भी हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, हल्का सा सिर्फ थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज करके हम लोग यहाँ पे डाल दिए। ये समीकरण हम लोग का हो गया। इसी तरीके से फिर से हम लोग को त्रिभुज में चलना है आगे। अब यहाँ पे देखिए कि अब हम लोग त्रिभुज किस में चले जाएंगे, त्रिभुज फिर से त्रिभुज एबीसी का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, त्रिभुज बीडीसी के साथ करेंगे। बिल्कुल ये मच्छर बहुत परेशान कर दिया है। तो चलते हैं हम लोग ये इसको लिखने के लिए कि त्रिभुज बीडीसी। अब ये वाला त्रिभुज हो गया, तो छोटा वाला त्रिभुज इसके साथ लेंगे कि बीडीसी एक छोटा वाला त्रिभुज ले लिए, और तथा फिर बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी में हम लोग देखेंगे। एबीसी में देखिए ध्यान से, अब दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, और छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी सी में डी समकोण है। तो हम लोग लिख देंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज है तो यहाँ से डी और यहाँ से बी दोनों बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये समकोण है। बिल्कुल सर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है कि ये समकोण है। अब हम लोग इसी चीज़ को आगे लिखेंगे कि फिर दोनों में आप देखिएगा कि दोनों में सी, त्रिभुज ए बी सी में भी सी है और त्रिभुज बी डी सी में सी है। वही कोण दोनों जगह है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ओवेनिस्ट हो जाएगा। ओवेनिस्ट ये आपको लिख देना है यहाँ पे कि ये ओवेनिस्ट हो गया। ओवेनिस्ट होने पर क्या हो जाता है कि ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसलिए ए समरूपता से क्या हो जाएगा आपका कि ए समरूपता से त्रिभुज बीडीसी, त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज आपका बीडीसी, ये जो बीडीसी है वो समरूप हो जाएगा किसका, त्रिभुज एबीसी का। अब जब ये एबीसी का समरूप होगा तो आपको मालूम है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। बिल्कुल मालूम है आपको। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। अब देखिए आप कि आपका त्रिभुज एबीसी यहाँ पे है, इस तरीके से हम बना देते हैं। ये त्रिभुज एबीसी है, बिल्कुल सर एबीसी है। इसको थोड़ा सा हम उधर खिसका देते हैं। ये आपका त्रिभुज एबीसी है, और आपका एक त्रिभुज बीडीसी है, तो बीडीसी आपका वो भी समकोण ही होगा। तो यहाँ पे बी समकोण है उस त्रिभुज का एबीसी का, तो इसका डी समकोण है, बिल्कुल डी समकोण है। और उसका ओवेनिस्ट सी है, तो सी जहाँ पे बना है यहाँ पे भी सी बनेगा। और त्रिभुज डीसी हो गया तो यहाँ पे बी बनेगा, तब ना बीडीसी होगा, बीडीसी बन गया और त्रिभुज एबीसी बन गया। इसका भी 90 डिग्री ये है और इसका 90 डिग्री ये है। दोनों में सी ओवेनिस्ट है, दोनों में सी ओवेनिस्ट है। बिल्कुल सेम टू सेम आपका त्रिभुज बन गया। इसको बनाना जरूरी इसलिए है कि यहीं पे कन्फ्यूज़न पैदा होता है। अब देखिए ध्यान से कि कैसे कीजिएगा। अब आपको पता है कि आपको चाहिए ए बी, या चाहिए बी सी, या चाहिए ए सी। आपको बी डी नहीं चाहिए, तो बी डी जहाँ पे है उसको कट कर दीजिए। बी डी आपको, बी डी से कोई मतलब नहीं है अभी, तो बी डी कट किए तो इसका संगत भुजा कौन होगा, ये होगा। बिल्कुल ये भी कट हो जाएगा। यानी अब जो बचे हुए दो भुजा है उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। यही चीज़ आपको अक्सर कन्फ्यूज़न पैदा करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हम लोग डी सी लिखेंगे। डीसी, तो ये इधर डीसी लिख दिए, तो डीसी का संगत भुजा कौन होगा, बीसी होगा। बिल्कुल डीसी बटे बीसी, ये चीज़ हो गया। इसको टिक लगा दीजिए। बिल्कुल, तो डीसी आप ले लिए, फिर आप बीसी ले लिए, ये दोनों बराबर होगा। तो पहले डीसी लिए थे, फिर हम बीसी ले लिए, दोनों बराबर हो गया। दोनों बराबर होगा किसके, बीसी बटे एसी का। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे हम लोग बीसी बटे एसी।
इस तरीके से लिखेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका BC का स्क्वायर आ गया, बिल्कुल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, आपका DC इंटू ए सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर आपका 2 बन जाएगा। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपका AB स्क्वायर आ गया है और BC स्क्वायर भी आ गया है। अब ये दोनों चीज़ आपको मिल गया है तो AC स्क्वायर भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए ध्यान से, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो मेरा काम लगभग फिनिश हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे इसको अरेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो आप इसको जोड़ दीजिए, लिखिए कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा कि AB स्क्वायर प्लस BC LHS के साथ जुड़ जाएगा, तो आपका AB स्क्वायर हो जाएगा किसके, BC स्क्वायर के साथ जुड़ जाएगा, तो RHS के साथ जुड़ जाएगा, यानी AD इंटू AC प्लस हो जाएगा किसका, DC इंटू AC का। बिल्कुल सर, देखिए इधर तो आपको आप कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, बिल्कुल यही चीज़ आपको चाहिए था, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, और इधर आप क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोनों जगह AC है, तो AC कॉमन ले लीजिए आप, तो बचा हुआ क्या आपका, AC बाहर आ गया तो बचा क्या, AD बचा, बिल्कुल। फिर से AC बाहर चले गया तो बचा क्या, DC। अब देखिए आप AD प्लस DC, यहाँ से यहाँ तक AD और यहाँ से यहाँ तक DC, तो पूरी रेखा आपको AC नज़र आ रहा होगा। तो AD प्लस DC के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AC इंटू AC लिख सकते हैं। तो यही चीज़ आपका फिर यहाँ पे भी एक बार आपको लिखना होगा, तो यहीं पे आप हम यहाँ से ला करके इसको लिख दीजिए, बिल्कुल इसको यहाँ से आप ऐसे लिख दीजिए, इसको थोड़ा सा इरेज ही कर देना बेहतर है। यहाँ पे लिख दिए हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपका आ गया। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर आ गया। आपको प्रूफ करना था AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो बिल्कुल आपको ये चीज़ आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको सीधा करके लिखे तो सीधा करके लिख दीजिए, AC स्क्वायर को पहले लिख दीजिए AC स्क्वायर को, और आपको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को बाद में लिख दीजिए, और इति सीधम यानी हैंस प्रूव्ड हो गया। ये आपका ये क्वेश्चन आपको बन चुका है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपको बनाना है। तो बहुत इजी था, कोई ऐसा हुआ नहीं था क्वेश्चन में कि आपसे प्रूफ नहीं होता। आपको बस ए समरूपता आपको याद रखना है। ए समरूपता की मदद से ही ये क्वेश्चन आपको मतलब एग्जाम में अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थ्योरम आपका पाइथागोरस का विलोम है। ये थ्योरम सबसे ज़्यादा, अगर कोई थ्योरम इंपॉर्टेंट है तो वो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। आप अपने क्वेश्चन बैंक पे आप देख सकते हैं ये थ्योरम कितनी बार पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ पे जो भी थ्योरम हम लेकर के आए हैं सब आपका प्रीवियस ईयर में अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन, जो बार बार रिपीट होता है, वही सब क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। तो चलिए पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम को आपको सिद्ध करने के लिए आपको इसमें क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे ज़बरदस्ती आ गया है, यदि 2 बार आ गया है, इस चीज़ को आप नेगलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया है। तो आप देखिए ध्यान से, उसमें क्या बोला था कि आपको एक समकोण त्रिभुज दे दिया था, उसमें आपसे मांगा कि AC जो कर्ण होता है उसका, वो कर्ण जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, आपको सिद्ध करना था। यहाँ पे आपको त्रिभुज में ये रिलेशन दे दिया है आपको कि मान लेते हैं ये त्रिभुज का नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, और इसका नाम दे देते हैं C। ये त्रिभुज में आपको ABC दे दिया है आपको, बिल्कुल ये त्रिभुज में आपको बता दिया है कि ABC में जो रिश्ता है AC स्क्वायर का, वो आपको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का ये रिलेशन आपको दे दिया है। अब आपको सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो ये एंगल B है, ये एंगल B ही आपका 90 डिग्री है, समकोण है, आपको सिद्ध कर देना है। तो चलिए इसको सिद्ध कर देंगे, एंगल B बराबर 90 डिग्री या फिर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध कर देंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम तो समकोण त्रिभुज पर ही लगता है, आपको ये चीज़
सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि दिया गया क्या है आप लिख दीजिए वहाँ पे कि क्या आपको मालूम है। तो आप लिखिए कि दिया गया है, लिखिए यहाँ पे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? आप बोलिएगा कि सर त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ABC में आपको दे दिया है कि AC का स्क्वायर जो है वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है, ये दे दिया है। आप इसको समीकरण नंबर 1 रख लीजिए। बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है ये भी तो मालूम होना चाहिए। आपको सिद्ध करना है, बस कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। या आप लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर आपको 90 डिग्री सिद्ध करना है। दोनों ही बात एक ही है। इसको अब हम लोग अरेंज कर लेंगे। ये अच्छा, इसका रचना लिख लेते हैं पहले कि रचना क्या करना है आपको। यहाँ पे रचना करना होगा आपको। देखिए यहाँ पे रचना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हम रचना जो करेंगे एक त्रिभुज ही रचना करेंगे, एक नया त्रिभुज हम यहाँ पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। इस त्रिभुज को हम लोग ले लेते हैं, सेम यही त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे बना डालते हैं। ये त्रिभुज हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, नहीं इसको वाइट रहने देते हैं। ये त्रिभुज हम ले लिए। अब देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज जो हम बनाए हैं ये त्रिभुज ABC है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं त्रिभुज DEF बना लेते हैं। बिल्कुल। और ये त्रिभुज जो हम बनाते हैं इसमें हम मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है। क्या है ये 90 डिग्री है। तो हम एक यहाँ पे रचना में क्या किए कि त्रिभुज DEF एक समकोण त्रिभुज बनाया गया, एक समकोण त्रिभुज बनाया गया। ये हम इसको बनाया गया। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए कि त्रिभुज DEF एक समकोण त्रिभुज बनाया गया, यानी हम समकोण त्रिभुज बनाए। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाने पर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को अरेंज कर लिए। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण की ओर। किसमें? प्रमाण की ओर। देखिए ध्यान से, प्रमाण में क्या लिखेंगे कि यहीं पे हो जाएगा हम लोग का प्रमाण। तो प्रमाण में लिखेंगे हम लोग, प्रमाण में, सबूत में, साक्ष्य में, कि लिखेंगे कि त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में एंगल E बराबर 90 डिग्री। बिल्कुल सर, एंगल E बराबर 90 डिग्री। एंगल DEF में एंगल E ही 90 डिग्री है। बिल्कुल है। तो हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे कि अभी जस्ट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कि पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका जो कर्ण होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग का जो इस त्रिभुज को जो हम लोग रचना किए हैं इसका कर्ण है DF का जो स्क्वायर होगा वो DE और EF के स्क्वायर के बराबर होगा। एक चीज़ हम और यहाँ पे मिस कर दिए, रचना में हम लोगों को एक चीज़ और मानना था। रचना में हम लोगों को एक चीज़ और मानना था कि रचना में लिखना था यहाँ पे कि बनाया गया और DE बराबर AB तथा BC बराबर EF लिया गया। BC बराबर EF लिया गया। ये लिखना था हम लोग को, ये चीज़ हम छूट गया, ये लिखना था। ये लिखेंगे तभी तो हम थ्योरम को प्रूफ कर पाएंगे। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो हम तब हमको याद आया, और अक्सर जब ज़रूरत पड़ता है तो तभी याद आता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, तो ये चीज़ आपको लिख लेना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय किस में लगा रहे हैं? त्रिभुज DEF में लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि DEF हम लोग समकोण त्रिभुज माने हैं और समकोण त्रिभुज आ गया तो पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होगा कि DF का जो स्क्वायर होगा यानी वर्ग होगा वो DE के वर्ग प्लस आपको EF के वर्ग के बराबर होगा। बिल्कुल सर, EF के वर्ग के बराबर होगा। यहाँ से आप इसको लिख लीजिए और ये यहाँ पे आप समीकरण नंबर क्या कर दीजिए, इसको
2 कर दिए। अब देखिए आप ध्यान से कि डी एफ का जो वर्ग हुआ, तो ये डी एफ का वर्ग यहाँ पे रहने दीजिए, डी एफ स्क्वायर रहने दीजिए। अब डी ई आप माने हैं कि डी ई बराबर ए बी है, तो अब डी ई को हटाइए, ए बी को लाइए, तो ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, डी को हटा दिए हम ए बी, क्योंकि रचना में हम माने हैं ए बी, और फिर हम ई एफ को हटा देंगे, ई एफ के जगह में बी सी लिख सकते हैं, बी बिल्कुल बी सी लिख सकते हैं। और इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 लिख देंगे। और ये आया कहाँ से लिख देंगे कि रचना से, कहाँ से, रचना से, यहाँ पे लिख देंगे कि रचना से, रचना से, ये रचना से आ गया। तो ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 हो गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं हल्का सा, क्योंकि इसकी ज़रूरत है आगे। तो देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 देखिए ध्यान से, ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी स्क्वायर होगा, बी सी स्क्वायर होगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दोनों मतलब कि आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देंगे कि समीकरण नंबर किससे, समीकरण नंबर 1 और 3 से, समीकरण नंबर 1 और 3 से क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, डायरेक्ट लिख देंगे कि ए सी का जो स्क्वायर होगा, ए सी का जो स्क्वायर है वो डी एफ के स्क्वायर के बराबर है। बिल्कुल सर, जब स्क्वायर बराबर है, जब स्क्वायर बराबर है तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए सी बराबर आपका डी एफ हो जाएगा, ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 4 हो गया, समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, 4 हो गया। यहाँ से आपका ए सी बराबर डी एफ आ गया। अब देखिए ध्यान से, खेल यहीं से होगा शुरू आपका। बिल्कुल, आप क्लास 9th में आप एक थ्योरम पढ़े थे कि सर्वांग समता का थ्योरम पढ़े थे, जबकि तीनों भुजा आपका सर्वांग, जब तीनों भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लागू करेंगे। कैसे लागू करेंगे, कैसे लागू करेंगे, देखिए ध्यान से कि कैसे यहाँ पे लागू करते हैं हम। अब हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज डीई, त्रिभुज ए बी सी लिख देते हैं पहले, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में, डी एफ में। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल, जैसे ध्यान से देखिए कि भुजा यहाँ पे हम लोग लिखे माने हैं कि ए बी बराबर, ए बी बराबर, देखिए ध्यान से, ए बी बराबर डी ई, तो हम यहाँ पे ए बी बराबर डी ई लिख सकते हैं। ये कहाँ से लिखे हम लोग, बोलेंगे सर रचना से। कहाँ से, रचना से, रचना से लिख दिए। अब ए बी बराबर अगर डी ई हो गया तो हम लोग फिर एक चीज़ और माने थे, क्या माने थे कि ई एफ बराबर बी सी, यानी बी सी बराबर ई एफ भी माने थे हम लोग। और ये भी कहाँ से माने थे, रचना से, रचना से, बिल्कुल रचना से। अब देखिए ध्यान से कि हम लोग समीकरण 4 में देखिए ए सी बराबर डी एफ, तो ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ। अब जब किसी त्रिभुज का, ये त्रिभुज का, ये देखिए ए बी बराबर अगर डी ई है, बी सी बराबर अगर ई एफ है, और ए सी बराबर अगर डी एफ हो गया, तो दोनों त्रिभुज तो सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम मतलब इस त्रिभुज को उसके ऊपर ले जाकर के बैठाइएगा तो पूरी तरीके से सुपर इम्पोज्ड यानी ढक लेगा, तो ढक लेगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। तो हम लोग वही चीज़ लिखेंगे कि ए समरूपता से, ए सर्वांग समता से, सॉरी सर्वांग समता से, सर्वांग समता को प्रूफ किए थे हम लोग इस चीज़ को 9th में। ए सर्वांग समता से हम लोग बोलेंगे त्रिभुज आपका ए बी सी सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे है, बिल्कुल। और त्रिभुज सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज डी ई एफ का, त्रिभुज डी एफ का सर्वांगसम हो गया। जब त्रिभुज डी एफ का सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा किससे, तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी से लिख दीजिएगा। यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ये सीपीसीटी का मतलब वही है। बी बराबर ई हो गया आपका, तो एंगल बी आपको निकालना था। और एंगल ई आप माने हैं कहाँ पे, एंगल ई को आप देखिए डी एफ एक समकोण त्रिभुज बनाया गया, समकोण त्रिभुज बनाया गया है, तो एंगल ई को हम लोग ऑलरेडी 90 डिग्री माने हैं, तो एंगल ई बराबर 90 डिग्री बैठाएंगे। और एंगल ई 90 डिग्री हो गया तो मेरा त्रिभुज ये बी बराबर 90 डिग्री आ गया, मेरा 90 डिग्री आ गया, तो मेरा प्रूफ भी हो गया। लिख देंगे यहीं पे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो लिख देंगे अतः
अब त्रिभुज बी भी 90 डिग्री बन गया, तो हम लोग लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे भी हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, यहाँ से भी आपका प्रूफ लगभग कंप्लीट हो चुका है। और ये एक लाइन और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ तक लिखना है आप लिख लीजिएगा। आपको थेल्स और थेल्स प्रमेय का विलोम भी हम लोग ऑलरेडी करा दिए हैं पहले, देखिए ध्यान से, वीडियो में आगे पीछे आप जाइएगा तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है आपको, ये थ्योरम देखिए ध्यान से, ये थ्योरम क्या कहता है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको नजर आ रहा होगा 2025, 24, 19, 17, 15, 12, यानी आपको ये क्वेश्चन इस बार भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप करके जरूर जाइएगा। आ जाएगा तो आपको फिर पछताना होगा। तो कहते हैं कि अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी चिड़िया जब चुग जाएगी खेत तो पछताने से क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन को आप करके जाइएगा। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है, क्या कहता है कि दो सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहली बात तो हम दो त्रिभुज यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है, बना लेते हैं हम लोग। इसमें यहाँ पे दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज मेरा ये बन गया है, ध्यान से देखिए, हम ये एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं इसको, और इसको हम लोग कलर भी फिल कर देते हैं इसका। ये एक त्रिभुज बन चुका है मेरा, बिल्कुल एक त्रिभुज बन गया। अब इसी त्रिभुज को हम लोग बना लेते हैं, एक और त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे बना लिए, दो त्रिभुज हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज हम यहाँ पे, इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, ये हो गया बिल्कुल। अब ये दो त्रिभुज मेरे पास हो गया। तो ये चीज़ आपको सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी ऑलरेडी हमको दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज अगर इसका नाम दे देंगे हम ए बी सी दे दे बिल्कुल, और इसका नाम दे दे हम डी ई और एफ। तो ए बी सी और डी एफ समरूप दिया गया है हमको, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, हमको मालूम है। अब क्वेश्चन में गिवन है ये, तो इसका अनुपात जो होगा, इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी इस त्रिभुज का संगत भुजा देखिए ए बी का संगत भुजा कौन होगा, डी, बी सी का संगत भुजा कौन होगा, ई एफ, और ए सी का संगत भुजा कौन होगा, डी एफ। तो यानी आपको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा उनके संगत भुजा, यानी ए बी बराबर डी का स्क्वायर, बिल्कुल सर, और आपको बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर, और या फिर आपको डी एफ का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बटे डी एफ का स्क्वायर। यानी ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम लोग कैसे, क्या क्या दिया गया है आप सबसे पहले लिख लीजिए उसको। दिया गया क्या क्या है लिख लीजिए आप, कि दिया गया है, सबसे स्टार्टिंग में लिखिए आपकी दिया गया है, दिया गया है क्या आपको कि त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है। अब जब समरूप है तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, और इनके संगत भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में होगा। तो सबसे पहले आप, अगर ये दिया गया है तो आप इसको आपको लिखना जरूरी है यहाँ पे। तो फिर क्या हो जाएगा कि हम बोलेंगे कि सर ए बी का अनुपात है डी के साथ, या फिर हम बी सी का अनुपात है ई एफ के साथ, बी सी का जो अनुपात है ई एफ के साथ, या फिर आपको AC का जो अनुपात है किसके साथ, AC का जो अनुपात है किसके साथ, DF के साथ, ये आपके मतलब कि बराबर होंगे। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। या फिर आपको ये भी चीज़ नोट कर लेना है कि आपका एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, आपका एंगल A यहाँ पे है समरूप, तो एंगल DB बराबर होगा, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं बिल्कुल। या फिर एंगल B बराबर एंगल E, ये भी आपको लिख लेना है, और एंगल C बराबर एंगल F, ये सब कुछ आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ दिया गया है, ये आपको नोटिस करना होगा। ये आपका एंगल C बराबर एंगल F दिया गया है। ये चीज़ करने के बाद आपको सिद्ध क्या करना है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। अब आप लिख लीजिए कि सिद्ध करना है हमको, सबसे पहले लिख लीजिए कि सिद्ध करना है।
तो क्या सिद्ध करना है, लिखिए कि सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन बोलता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो यानी त्रिभुज एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज आप कौन सा माने, डीईएफ, डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल, दोनों का जो अनुपात होगा, ये जो दोनों का अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। देखिए उनके संगत भुजा आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल ए बी बटे डी ई बी सी बटे, तो यहाँ पे इसका वर्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, तो ये आपका वर्ग हो जाएगा। तो ध्यान देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि ये वर्ग नहीं है, ये यहाँ पे वर्ग करना होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको वर्ग करना होगा। तो आप इसका वर्ग कर दीजिए, बिल्कुल यहाँ पे वर्ग कर दीजिए, बी सी स्क्वायर ई एफ स्क्वायर ए सी स्क्वायर डी एफ स्क्वायर। तो हमको मालूम है कि संगत त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि दो संगत त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अब उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से सब कुछ लिख लिए। अब यहाँ पे हम रचना में क्या करेंगे वो चीज़ लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए, रचना हम क्या करने जा रहे हैं, रचना लिखिए, रचना। देखिए रचना में हम कुछ नहीं खास करेंगे, सिर्फ छोटा सा रचना करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ पे ए से, शीर्ष ए से हम लोग किस पर, बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। इसी तरीके से शीर्ष डी से हम लोग, सॉरी इसको इरेज कर देना है, इसको यहीं पे इरेज कर देना है इसको। फिर हम बोलेंगे शीर्ष डी से हम लोग, शीर्ष डी से, शीर्ष डी से हम लोग क्या किए, यहाँ पे से हो नहीं रहा है, ये देखिए फिगर में शीर्ष डी से हम लोग ई एफ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब बन गया ये फिगर, बिल्कुल यहाँ पे बन चुका है। अब देखिए ध्यान से कि इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं कि इसका नाम हो जाएगा ए एम, इसका नाम हो जाएगा डी एन। बिल्कुल हम लोग क्या किए कि ए एम परपेंडिकुलर, रचना में लिख दीजिए आप, ए एम परपेंडिकुलर यानी ड्रॉ कर दिए किस पर, बीसी पर, बीसी पर, बीसी पर। और हम क्या किए कि डी एन, डी एन, डी एन, सॉरी डी एन लिखना है यहाँ पे, डी एन परपेंडिकुलर किस पर है, ई एफ पर, ई एफ पर डाला गया, डाला गया। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। जब ये परपेंडिकुलर डाला गया तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। बिल्कुल आपको इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। बिल्कुल यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड में स्पेस भी चाहिए रहे, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा फिर, तो फिर हमको ये सारे फिगर्स को वहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी स्लाइड में करने के लिए हमको इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कर लिए। अब हम लोग प्रमाण में क्या चलेंगे कि प्रमाण में लिखेंगे हम लोग, कि प्रमाण में लिखेंगे कि हम लोगों को मालूम है, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज किसका, अगर हम लोग डायरेक्ट अगर क्षेत्रफल निकाल ले कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम इसको यहीं से लिख लेते हैं, टाइम बच जाएगा मेरा, मेहनत कम होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल का अगर अनुपात यहाँ पे हम लिख लें, इस तरीके से लिखने पर क्या होगा, ये हमको मिलेगा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच। अगर हम बेस किसको माने, बेस बीसी को माने, बेस बीसी को मानते हैं, बिल्कुल सर बीसी को मानते हैं, और हाइट किसको मानेंगे, ए एम को मानेंगे, किसको, ए एम को, तो ए एम लिख देंगे यहाँ पे, बिल्कुल ए एम लिख दिए। और यहीं पे अगर त्रिभुज डी एफ में चले जाए, डी ई एफ में बेस ई एफ को माने तो बी इंटू एच, तो बेस क्या हो जाएगा 1/2, बेस मेरा ई एफ मान रहे हैं तो ई एफ लिख देंगे, और हाइट क्या हो जाएगा इसका डी एन हाइट हो जाएगा, बिल्कुल डी एन हाइट हो जाएगा। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो बचा क्या मेरे पास, आप बोलिएगा कि सर बचा है या आपका, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए क्या बच गया मेरे पास, तो बच गया मेरे पास 1/2, 1/2 कहाँ बच गया, ये तो उड़ गया है यहाँ पे, तो मेरे पास बच गया क्या, बी सी
बटे ई एफ इंटू ए एम बटे डी एम। ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये चीज़ मेरा पास बच गया। तो हम लोग यहाँ पे फिर इसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखने पर हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे, थोड़ा सा अरेंज कर करके यहाँ पे इसको अरेंज कर दिए। अब यहाँ पे हम इसको समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। अब समीकरण नंबर 1 कर दिए, ध्यान से देखिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, ये हम लोग का समीकरण नंबर 1 आ गया। अब समीकरण नंबर जब 1 आ गया है मेरे पास, तो 1 आने पर क्या होता है हमको, अब हमको क्या मिलेगा, अब हमको आगे बढ़ना होगा। आगे इस बार हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से कि आगे हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग त्रिभुज किसको लेंगे कि त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ये त्रिभुज ए बी एम को ए बी सी के साथ लेंगे। तो हम लोगों को किसका रेशियो निकालना होगा इसका कि अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज आपका ए बी एम और त्रिभुज डी एन, देखिए ध्यान से, ये दोनों को हम लोग अब समरूप साबित करेंगे कि त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज किस में आ जाएंगे, त्रिभुज डी ई एन में देखिए ध्यान से हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल बी बराबर, दोनों में एंगल बी बराबर इस त्रिभुज ए बी एम, ये वाला त्रिभुज जो नज़र आ रहा है आपको, तो एंगल त्रिभुज डी ई एन में दोनों में एंगल बी और एंगल ई बराबर है। एंगल ई यानी एंगल बी और एंगल ई बराबर है, कैसे है, तो देखिए एंगल बी बराबर एंगल ई कब है कि जब त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है। ये तो हम लोग लिख लेंगे कि दिया गया है, यहाँ से लिख लेंगे कि दिया गया है। ये हम लोग अपने से नहीं कर रहे, ये दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया था कि दो त्रिभुज समरूप है। तो अब यहाँ से हम लोग का ये चीज़ दिया गया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि एंगल एम जो है, देखिए ध्यान से, एंगल एम यहाँ पे एंगल एम बराबर एंगल एम होगा, सॉरी एंगल एम बराबर एंगल एन होगा। इस त्रिभुज में ए बी एम में एंगल एम और त्रिभुज डी ई एन में एंगल एन, दोनों ही आपका समकोण है, समकोण है। कहाँ से, रचना से, कहाँ से, रचना से समकोण हो गया ये। अब ये दोनों समकोण हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए समरूपता से, क्या ए समरूपता से, आपको हम बताए हैं ए समरूपता से, यहाँ पे ए समरूपता से लिख लेंगे। आपको हम बताएं कि जब ध्यान से देखिएगा, आपको हम बताएं कि दो त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज है, यदि इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के ये वाले कोण से बराबर हो, फिर दूसरा वाला कोण फिर दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, तो ये डायरेक्टली बात है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। मान लेते हैं, आपको समझना है, ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, बिल्कुल ये दोनों बराबर है तो 50 डिग्री ही होगा। अगर ये आपका 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो अब दिमाग लगाइए कि ये 50 तो ये भी 50, ये 60 तो ये भी 60, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 50 और 60 110 तो ये 70 होगा, इधर भी 50 और 60 110 तो ये भी 70 होगा। तो यानी दोनों त्रिभुज तो फिर मतलब कि बराबर हो गए। यानी अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो हम लोग लिख दिए ए समरूपता से। ये थ्योरम आपके बुक्स में है, हम उस थ्योरम को नहीं करा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करा रहे हैं। ए समरूपता से, उसको भी करा देंगे आपको, टेंशन की कोई बात नहीं। ए समरूपता से हो गया। अब समरूपता से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जब ये समरूप हो गया तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो यही चीज़ हम लोग लिखे ना कि त्रिभुज ए बी सी जब समरूप हो गया डी ई एफ का, तो इसके जो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो अब त्रिभुज ए बी एम है और त्रिभुज डी ई एन समरूप हो गया, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो देखिए ए बी का अनुपात डी ई के अनुपात के बराबर होगा, ए बी का अनुपात डी ई के अनुपात के बराबर होगा, डी ई के अनुपात के बराबर होगा, बिल्कुल सर। और इसी तरीके से ए एम का अनुपात डी एन के अनुपात के बराबर होगा, ए एम बटे डी एन का अनुपात बराबर होगा। और इसी तरीके से बी एम और ई एन का अनुपात बराबर होगा, बी एम बटे ई एन का अनुपात बराबर होगा।
तो ये आपस में बराबर हो गए। ये समीकरण नंबर, आप इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। हम लोग समीकरण नंबर 1 हुआ था, यहाँ पे 2 होगा, ये 2 होगा और ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए आप समीकरण नंबर यहाँ पे, समीकरण नंबर आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ए बी बटे डी ई हो गया, ए एम बटे डी एन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बटे डी ई ए एम बटे डी एन के बराबर है, तो ए बी बटे डी ई बी सी बटे ई एफ के बराबर है। तो ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ए एम बटे डी एन भी ये लोगों के बराबर होगा। यानी समीकरण नंबर, अच्छा इसको 1 मिनट के लिए अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 1 से अगर आपको लिख करके दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से समीकरण नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ये चीज़ आपको ये बराबर दिया हुआ है। इसी चीज़ को अगर हम लोग उठा करके यहाँ पे लेकर के आ गए तो देखिए ध्यान से कि ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ का, बी सी बटे ई एफ का, और इसी चीज़ का ए बी बटे डी ई बराबर है ए एम बटे डी एन का। तो अब आप क्या बोलेगा कि सर ये दोनों बराबर है, इसको और इसको हटाइए, ये लोग भी बराबर होगा आपस में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसी चीज़ को अगर हम इसको अरेंज करके यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर घिसका देते और यहीं पे लिख लेते हैं ऐसे कि ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटे डी एन। तो हम ए बी बटे डी ई को हटा देते, ए बी बटे डी ई के बदले में हम लोग बी सी बटे ई एफ लिख सकते थे। तो बी सी बटे ई एफ किसके बराबर हो जाएगा, ए एम बटे डी एन के। ये कहाँ से आया ये बोलिएगा आप, समीकरण 1 से। 1 से क्या हो गया आपका, समीकरण 1 से ये चीज़ आप यहाँ पे छोटा करके लिख दीजिए। बिल्कुल इसी चीज़ को लिखने के बाद आप इसको अरेंज कर लीजिए, आप देखिए क्या होता है आपका। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लिए, थोड़ा सा इसको और लिख बड़ा कर लेते हैं, हो गया। अब हम लोग लिखने पर क्या हो गया कि ये चीज़ हो गया यहाँ पे, तो बी सी बटे एम। अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान अगर समीकरण 2 में रखें, सॉरी 3 हो गया ये समीकरण नंबर, समीकरण 4, इसको हम लोग समीकरण 4 से इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 4 कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको अरेंज कर देते हैं ऐसे छोटा करके। इसको छोटा करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1 से यहाँ पे लिख लेते हैं, ये समीकरण 1 से लिया गया। अब देखिए ध्यान से कि बी सी बटे ई एफ ए एम बटे डी एन के बराबर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अगर हम 2 में समीकरण 4 का मान रखते हैं तो क्या होगा मेरा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। तो समीकरण 2 में रखते हैं तो डायरेक्ट हम समीकरण 2 को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ से हम समीकरण नंबर 2 को उठा सकते हैं, उठा देते हैं यहाँ से। समीकरण नंबर 2 को उठा दिए हम यहाँ पे, उठाने पर क्या मिलता है हमको, इसको आप देखिए ध्यान से कि बी सी बटे ई एफ को हटाएंगे, ए एम बटे डी एन लिख सकते हैं बिल्कुल, या ए एम बटे डी एन को हटा करके बी सी बटे ई एफ लिख सकते हैं। हमको तो चाहिए बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर, बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर चाहिए। तो हम इसको ए एम बटे डी एन को हटा देते हैं, यहाँ पे ए एम बटे डी एन को हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पे ए एम बटे डी एन को हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए। तो ए एम बटे डी एन को हटा दिया जाए, यहाँ पे हटने रहा ये, बिल्कुल हट गया ये। अब हम लोग बी सी बटे ई एफ लिख सकते हैं, यहाँ पे ई एफ लिख सकते हैं। देखिए ये बी सी बटे ई एफ के बदले में
ए एम बटे डी एन है, तो ए एम बटे डी एन को यहाँ से हटा करके बी सी बटे ई एफ लिख सकते हैं। ये लिखने का फ़ायदा क्या हो गया हमको कि बी सी का स्क्वायर मिल गया और ई एफ का स्क्वायर मिल गया। जैसे ही बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर मिला तो मेरा काम लगभग मतलब कि लगभग 90% काम खत्म हो चुका है। यानी हमको साबित करना था कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है कि उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। देखिए ध्यान से कि ये जो बी सी बटे ई एफ स्क्वायर आ गया, तो इसके मदद से हम लोग इसको बोल देंगे, हम लोग समीकरण नंबर कितना, समीकरण नंबर 5 बोल देंगे। अब समीकरण नंबर 5 बोलने पर क्या होता है इसको, अब देखिए ध्यान से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, इसको भी अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको भी अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको अरेंज कर लिया हम लोग। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे कि इसी प्रकार इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज जो एबीसी का क्षेत्रफल है, ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। बी सी का स्क्वायर जो है, ये बी सी का स्क्वायर के हटा करके हम लोग ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए बी का स्क्वायर ई एफ को हटा करके हम लोग ई एफ का स्क्वायर को हटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अब आपको बता देते हैं। देखिए आपको मालूम है कि ए बी बटे डी बराबर है बी सी बटे ई एफ, तो जहाँ पे बी सी बटे ई एफ है वहाँ पे हम ए बी बटे डी लिख सकते हैं। तो ए बी बटे डी ये हम यहाँ पे लिख दिए, बी सी बटे इसको हटा करके, ये समीकरण नंबर 6 हो गया मेरा। इसी प्रकार से मतलब कि हम लोग इसी चीज़ को हम लोग एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे कि ऐसे लिखने पर क्या होगा कि ये हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखिए हम लोग क्या कि अब अगर ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर को हटा दें हम, इसको अगर हटा देंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अब हम लोग डायरेक्ट ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर को हटा सकते हैं। डायरेक्ट ए सी बटे डी एफ से हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसा कैसे कर दिया हम एक बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर आया तो जैसे बी सी बटे ई एफ मिला तो बी सी बटे ई एफ को हटाए ए बी बटे डी लगा दिए, ए बी बटे डी को हटाए ए सी बटे डी एफ मिल गया। इस तरीके से हमको तीनों चीज़ मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण कितना, 5, 6 तथा 7 से क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। 7 से क्या हो गया, ये चीज़ हम लोग का प्रूफ हो चुका है, समीकरण 7 से हम लोग ये चीज़ प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ लिख देंगे इसको, हैंस प्रूफ लिख देंगे। बिल्कुल ये प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2023 और 2021 में बहुत ज़बरदस्त नया क्वेश्चन पूछा गया था कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप। अब तक क्षेत्रफल पूछ रहा था, अब पूछ दिया परिमाप। यानी आपको मालूम है कि दो समरूप त्रिभुज दे दिया है आपको, उसका परिमाप का जो अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, आपको ये साबित करना है। देखिए सबसे पहले आपको इस थ्योरम के लिए आपको लिखना होगा कि दिया गया है, क्या दिया गया है, आप फटाफट लिख लीजिए कि दिया गया है। अब दिया गया है क्या, लिख लीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है किसका, त्रिभुज डीएफ का। तो आपको ये बात मालूम होगा कि समरूप है, आपको इतना चीज़ लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या सिद्ध करना है। आपको क्या लिखिए, सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप, एबीसी का जो परिमाप होगा, त्रिभुज किसके परिमाप, त्रिभुज डीईएफ का जो परिमाप होगा, वो दोनों का जो परिमाप का अनुपात होगा वो क्या होगा, उनके संगत भुजाओं के
अनुपात के बराबर होगा। तो संगत भुजा कौन है? तो त्रिभुज एबीसी, देखिए त्रिभुज एबीसी में AB का संगत भुजा कौन होगा? आपको DE होगा। AB का संगत भुजा कौन होगा? DE होगा। बिल्कुल सर, ये बराबर होगा किसके? BC का संगत भुजा EF होगा, तो BC बटे EF होगा। और ये आपका AC का संगत भुजा कौन होगा? DF होगा, तो AC बटे DF के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए ध्यान से, ये आपको सिद्ध करना है तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। तो ये हम लोग लिख लिए यहाँ पे, थोड़ा सा इसको अरेंज करना सही से होगा। बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पे अरेंज नहीं कर पाए हम, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे अरेंज कर लिए इसको। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि रचना तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। ये इसमें आपको करना क्या है, अब लिखिए कि यहाँ पे आप लिखिए कि परमान में चले जाइए। परमान में क्या है कि परमान में चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है किसका? त्रिभुज DEF का। अब जब ये DEF का समरूप है तो समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज में क्या होता है आपको मालूम है कि समरूप त्रिभुज में आपको मालूम है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा AB बटे DE। आपको ये चीज़ मालूम है, AB बटे DE बराबर क्या होगा आपका BC बटे EF। फिर आपका क्या हो जाएगा? AC बटे DF के बराबर होगा। ये आपको मालूम है। अब आपको लिखना क्या है, यहीं पे आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे आप ये चीज़ लिख लेने के बाद आप इसको मान लीजिएगा कि बराबर x माना, आप इसको x मान लीजिए कि ये दोनों x है। तो अब देखिए ध्यान से कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि अगर ये x हम मान लें कि ये जो अनुपात है ये AB बटे DE को अगर हम लोग अनुपात निकालेंगे तो मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी निकला, वो हमको मालूम नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो x है। फिर BC बटे EF को माने तो वो भी x है, और AC बटे DF का भी हमको अनुपात क्या मिला? x ही मिला। तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे इस तरीके से कि AB बटे DE जो है, AB बटे DE बराबर x। इसी तरीके से BC बटे EF भी आपका x ही निकलेगा, बिल्कुल x निकलेगा। इसी तरीके से AC बटे DF भी आपका क्या निकलेगा? x ही निकलेगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि AB को यहाँ पे रहने दीजिए, DE x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू DE हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल। और ये BC बराबर क्या हो जाएगा? x इंटू EF हो जाएगा। और AC बराबर क्या हो जाएगा आपका? x इंटू DF हो जाएगा। ये आपका यहाँ से आपको ये चीज़ मिल चुका है। अब आपका प्रूफ लगभग हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यह आपका प्रूफ लगभग हो चुका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिएगा, अब देखिएगा कि अब क्या कीजिएगा, अब उसको कीजिएगा कि त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर आप निकालिए। अब देखिए त्रिभुज ABC का परिमाप निकाले, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी त्रिभुज ABC का परिमाप निकाल रहे हैं तो AB BC और AC को जोड़ देंगे तो लिख देंगे AB प्लस BC प्लस AC लिख देंगे। और त्रिभुज DEF का परिमाप में भी वही करेंगे कि DE प्लस EF प्लस DF लिख देंगे, तो DE प्लस EF प्लस DF यहाँ पे लिख देंगे। ये लिखने पर हमको क्या मिल जाएगा कि ये लिख दिए हम। अब देखिए ध्यान से, अब आप देखिए यहाँ पे कि AB के लिए हम लोग x इंटू DE लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू DE प्लस BC के लिए हम लोग x इंटू EF लिख सकते हैं, x इंटू EF। और AC के लिए हम लोग लिख सकते हैं AC के लिए x इंटू DF, तो AC को हटाएंगे x इंटू DF लिख लेंगे, DF। और नीचे जैसे है वैसे ही एज इट इज रख देंगे कि DE प्लस EF प्लस DF। ध्यान से देखिए, ये लिख दिए। ये लिखने पर हम लोग का लगभग ये काम हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हल्का सा।
यहाँ पे इसको अरेंज कर लिए। ये अरेंज करने पर हमको मिल गया। अब इसी चीज को एक बार यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको। ये मिल गया हमको। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करने चलेंगे। ये दोनों त्रिभुज को आप हम लोग, इसका काम लगभग तो हो ही गया है। ये दोनों त्रिभुज को यहाँ पे कर देते हैं। देखिए ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसी चीज के लिए हम लोग, इसी चीज को हम लोग सॉरी हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप है, परिमाप बटे त्रिभुज डीईएफ का जो परिमाप है, वो परिमाप बराबर आ जाएगा किसके। देखिए ध्यान से, सब जगह x है तो x को कॉमन ले लेते हैं हम लोग। सब जगह x है तो x को हम लोग कॉमन ले लिए। अब बचा हुआ क्या है कि DE प्लस EF प्लस DF, DE प्लस EF प्लस DF, तो DE प्लस EF प्लस DF, तो DF बच गया अंदर में। अब नीचे भी वही चीज है, DE प्लस EF प्लस DF, तो नीचे भी वही है कि DE प्लस EF प्लस DF। तो देखिए ध्यान से कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा x बचेगा। तो अब देखिए ध्यान से, x बचा आपका, तो x जो बचा आपका, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि त्रिभुज ABC का जो परिमाप है और त्रिभुज DF का जो परिमाप है वो x के बराबर है। तो ये x के बराबर आया और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। तो अब देखिए ध्यान से कि समीकरण नंबर 1 में क्या था, x के बराबर आपका क्या था, x के बराबर आप माने थे AB बटे DE, BC बटे EF और AC बटे DF माने थे। अब यहाँ पे x बराबर आ गया इसका, तो दोनों चीज़ आपका क्या हो गया, x आपका बराबर आ गया। तो यानी त्रिभुज ABC का परिमाप त्रिभुज DF के परिमाप जो होगा ये इसके बराबर होगा, यानी LHS बराबर हो जाएगा, क्योंकि RHS बराबर है, x बराबर है, ये और ये बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पे, कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसको थोड़ा सा ऐसे इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग कि समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का जो परिमाप है, त्रिभुज ABC का जो परिमाप है, ABC का जो परिमाप है ये डायरेक्टली इसके बराबर हो गया। देखिए ध्यान से, ये हमको जो सिद्ध करना था मेरा वो हो चुका है, ये परिमाप ऐसे। तो देखिए हमको सिद्ध करना क्या था, त्रिभुज ABC का परिमाप AB बटे DE, BC बटे EF, BC बटे EF, AC बटे EF, AC बटे EF, ये प्रूफ हो गया। ये आपका हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे बिल्कुल ये प्रूफ आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते